अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ख़ास शख्सियत से करवाएंगे जो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से तकरीबन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में जानी जाती हैं। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। फाल्कन कंसल्टिंग ग्रुप के सीईओ हैं। इसके अलावा आपका 25 साल का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट का तजर्बा है। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान में छोटे बड़े 200 से ज़ायद स्टार्टअप को मुआवनत फराहम कर चुके हैं और कई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वेलकम करते हैं प्रोफेसर ताहिर महमूद चौधरी साहब को। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन के लिए हमें टाइम देने का। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर आपके तारुफ से स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ अपने प्रोफेशनल जर्नी और मौजूदा मुलाजमत के बारे में हमें कुछ बता दें। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कोई 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हेड कर रहा हूँ मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, जिसमें से 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, एक कॉल सेंटर है। और मैंने स्टार्ट 1988 में एज ए प्रोफेशनल किया था और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सपोर्ट की एक कंपनी थी, उसमें मैंने 10 साल जॉब की। और उसके बाद मुझे शौक हुआ टर्न अराउंड मैनेजमेंट का। ये नया लफ्ज़ था मेरे लिए और मैंने इसको सीखा और शिकागो में TMA टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की मैंने चार्टर्ड मेंबरशिप ली। और इस वक्त मैं पाकिस्तान में वाहिद कंसल्टेंट हूँ टर्न अराउंड मैनेजमेंट का, जो चार्टर्ड मेंबर भी हूँ, और हमने पाकिस्तान में इसका चैप्टर भी स्टार्ट किया है। तो बेसिकली ये डूबी हुई कंपनीज को, सिक यूनिट्स को, चाहे वो कॉरपोरेशन हैं, गवर्नमेंट ओन हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसको रिवाइव करता है। तो फाल्कन कंसल्टिंग मेरी कंपनी है जिसमें हम ये वाला काम करते हैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट का। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को स्टार्टअप प्रोवाइड करते हैं। पिछले 12 साल से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, और 130 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसकी पार्टनर हैं, और 800 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज स्टूडेंट्स ने इस्टेब्लिश की हैं हमारे इस कोलैबोरेशन से। और इसमें दूसरी कंपनीज भी, इंडस्ट्री भी शामिल है, इसमें हमारे एकेडेमिया के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स शामिल हैं, और HEC का जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का प्लान है, जिसमें 38 बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और दुनिया भर में जितने हमारे पाकिस्तानी हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। और हम भी यहाँ इंडस्ट्री को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री और एकेडेमिया, इनके लिंकेजेस के ऊपर बड़ी बात होती है। और आप ये समझ लें कि एक, जैसे मैंने अर्ज किया कि टर्न अराउंड मैनेजमेंट, सिक यूनिट्स का रिवाइवल, ये मेरा फोटे है, मेरी स्पेशलाइजेशन है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने इसमें PhD की हुई है, जिसकी ये डिग्री नहीं है मेरे पास, कागज नहीं है, बट प्रैक्टिकली आई एम प्रैक्टिशनर ऑफ दिस वेरी सब्जेक्ट। और दूसरा जो मेरा फोटे है वो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज है। इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस हैं, एकेडेमिया क्या कर सकती है, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, HEC, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आपस में मिलकर काम करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं और गवर्नमेंट के जो रेलेवेंट इदारे हैं, जैसे अगर हम ICT की बात करें तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के नीचे फिर ICT R&D फंड, जिसका नया नाम इग्नाइट है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, फिर अलाइड जो उसकी आप कह लें एसोसिएशन या सोसाइटीज हैं, जैसे कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973। 6000 मेंबर हैं इसके, और पाकिस्तान के जितने बड़े बैंक्स हैं, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है, उनके जो IT हेड हैं, जिनको आजकल हम CIO भी कहते हैं, वो सारे के सारे बैक एंड पे कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मेंबर थे। और IBM, Oracle और इस तरह की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, देन दे वेंट टू UAE एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर कंट्रीज, तो वो इसके मेंबर हैं। ये एक बहुत बड़ा फोटे है। फिर उसके बाद जो और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस कोलैबोरेशन में आती हैं, उनके साथ भी हम बड़ा स्ट्रांगली काम करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज में मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मैं चैंपियन हूँ। और जितना बड़ा लिंकेज मेरे पास है, ये जितने नेटवर्क मेरे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क।
नेटवर्क से मुराद लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कॉरपोरेशन के साथ, और हायर एजुकेशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और इस तरह के इदारों के साथ जो नेटवर्क है, इनको मैं स्ट्रेंथन करता हूँ, आपस में जोड़ता हूँ और उनके बेनिफिट के लिए काम करता हूँ। मेरा ख्याल है इतना काफी है। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। दिस इज माय हम्बल इंट्रोडक्शन। जी सर। सर, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की आपने बात की। क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस particularly in the perspective of engineers? वंडरफुल जी। आप देखिए तो पाकिस्तान के 13 चैलेंजेस हैं इस वक्त। करप्शन एक चैलेंज है, एग्रीकल्चर सेक्टर को एस्टैब्लिश करना, मॉडर्नाइज करना, मैकेनाइज करना एक चैलेंज है। हमारे यहाँ पानी का मसला है, वाटर, पानी आता है तब भी मसला है, पानी नहीं आता है तब भी मसला है। एनर्जी का हमारे मसाइल हैं, हमें फूड शॉर्टेज, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज के हमें चैलेंजेस हैं। हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को हम तबाह करके और उसके ऊपर हाउसिंग कॉलोनियां बनाते जा रहे हैं। तो मैं इसको ना बिगर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। जब भी हम इसको टॉपोग्राफिक सर्वे कर जिस तरह हम करते हैं ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये पाकिस्तान के चैलेंजेस है। फिर एक्सट्रीमिज्म है, नौजवानों को जॉब्स नहीं मिल रही, 45,000 इंजीनियर्स हमारे जॉबलेस बैठे हैं। तो मैं फिर उनके रूट कॉज को या उसको जब तलाश करता हूँ तो फिर मुझे नजर आता है कि जहां हमारी एकेडेमिया 130 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज अपना काम नहीं कर रही, वहां इंडस्ट्री भी उनको एंगेज नहीं कर रही। इन दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। एक फारसी में बात कर रहा है, दूसरा फ्रेंच में बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझते। वो कहता है वो मेरे पास आए, वो कहता है वो मेरे पास आए। दोनों एक दूसरे के बेनिफिट का ख्याल नहीं रखते और दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉमन लैंग्वेज है, ये कॉमन आप कह लें एक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए, वो ये 13 चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, जिसके अंदर मीडिया भी आ जाता है, मीडिया का अच्छा या बुरा इस्तेमाल आ जाता है। डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसके अंदर बेइंतहा जॉब्स भी हैं। तो जब हम इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज को जो काम करने हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एडमिशन, उसके बाद 4 साल या 5 साल डिपेंडिंग ऑन द डिग्री एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में गुजारता है, उसको अपने समर्स को इंटर्नशिप की शक्ल में इंडस्ट्री के साथ काम करना है। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता। उसके जहन में या हमारी एकेडेमिया में एक मिथ है कि आपने सिर्फ एक दफा 4 साल में या 5 साल में, 7वें या 8वें सेमेस्टर में आपने एक इंटर्नशिप करनी है 6 हफ्ते की। आजकल दौर बदल गया है पूरी दुनिया में। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जब हम इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की बात करते हैं तो 5 समर या 4 समर जो हैं वो स्टूडेंट ने इंडस्ट्री में गुजारने हैं। लेकिन उससे पहले क्या फैकल्टी मेंबर को ये पता है कि स्टूडेंट ने जो इंटर्नशिप करनी है उसका पैरामीटर क्या है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? क्या हर 5 साल वो एक ही इंडस्ट्री में जाए या 5 साल वो इंडस्ट्री को वेरी करे, चेंज करे, डिफर करे, सेग्रीगेट करे कि वो डिफरेंट इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल वो एक दफा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाए, एक दफा वो रेलवे में जाए, एक दफा वो एरोनॉटिकल उसमें जाए, एरोस्पेस में। इस तरह चेंज करके जब वो काम करेगा उसको सारे पर्सपेक्टिव का पता चलेगा। मैं 1985 में अपने कॉलेज के ट्रिप पे गया और मैंने कराची में 10 हैवी ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया। वो मुझे आज भी याद है। और जो कुछ मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ा था उसको मैंने जब वहां अप्लाई किया, पाकिस्तान स्टील से लेके, PIA से लेके, सिविल एविएशन के जो मेंटेनेंस के और उसके जो हैंगर्स हैं वो हमने विजिट किए। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री हमने विजिट की, स्पिनिंग मशीनरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान हमने विजिट की, मीको शार्प एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, फिलिप्स इलेक्ट्रिकल कंपनी हमने विजिट की। उसके बाद हमने रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन की पूरे ऑपरेशंस को देखा जाके। ये 10 ऑर्गेनाइजेशन जब हम देख के आए अपनी आंखों से तो हमारी जो स्टडीज थी, हमारे जो बैक एंड पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर PTCL का विजिट किया, हमारा टेलीफोनी एक सब्जेक्ट था। वहां जाके जब हमने अपने हाथों से एक्सचेंज को ऑपरेट किया, हमने एक्सचेंज की शक्ल देखी, उसका वॉल्यूम देखा, स्विचेस देखे, हमने उसकी सारी टेक्नोलॉजी देखी, एंटीनास देखे, टावर्स देखे, तो हमें अंदाजा हुआ कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो ये चीज है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 8-10 साल से टेररिज्म की वजह से
हमारी स्टूडेंट्स की बसों पे हमले हुए और इस तरह के बड़े चैलेंजेस, हमने इंडस्ट्रियल ट्रिप बंद कर दिए। तो मैं अब ये चाहूंगा कि हम अब दोबारा से इस कोविड के कंक्लूजन हो गया इंशाल्लाह, बहुत जल्दी लाइफ नॉर्मल पे आ गई है, हम तकरीबन 1% के ऊपर आ गए हैं प्लस माइनस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम काफी सिक्योर सिचुएशन में हैं। तो चारों समर जो भी डिग्री है उसके मुताबिक जाना चाहिए। अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है कि मुझे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, वाइस चांसलर्स, डीन, डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि ताहिर साहब फर्स्ट ईयर में हम अगर अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं इंडस्ट्री में, तो उसके लिए वो हमारी यूनिवर्सिटी की बदनामी होती है, वो ट्रेंड नहीं होता, वो उसके लिए डेवलप नहीं होता। मेरे पास एक 26 मॉड्यूल का प्रोग्राम है जिसको हम 0 सेमेस्टर में, और आप कह लें कि शुरू होने से भी पहले 5 दिन का फुल डे 9 to 5 सेशन है, जिसके अंदर आप उसको ये सारी चीजें सिखा देते हैं। आज भी 12 बजे से 1 बजे तक मैं एक सेशन में था एक यूनिवर्सिटी में, वो हम डेवलप करके बच्चे को इस काबिल कर देते हैं कि जब वो किसी इंडस्ट्री में जाए, उसको वहाँ फ्लोर पे, अपने डिपार्टमेंट में, अपने कमरे में, स्विच रूम में, जिस भी टेक्नोलॉजी से वो रिलेटेड है, हॉस्पिटल में या रेलवे में, वो उसने जो भी काम करना है, वो अपनी सेफ्टी और अपनी सारी जो इंटेंशन है, जो उसके 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 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, इसके लिए हमने ये डेवलप किया है कि 20 पॉइंट्स स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप से क्या हासिल करना है, ये हमने डिजाइन किए हैं। 20 पॉइंट्स इंडस्ट्री को इन स्टूडेंट्स से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और थ्रू दीज 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स हमने यूनिवर्सिटी के लिए डिजाइन किए हैं। अब यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जब पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इंटर्नशिप में फंड रेजिंग भी कर सकते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ सकते हैं, वो हमारे लिए जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स है उसकी भी रेकी करके और अपने एंटेनास को ऑन करके वहां से इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। अब अगर दूसरी तरफ हम इंडस्ट्री में चले जाते हैं, मेरे पास सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन मैं एक एक मिसाल देके आपका टाइम सेव करता हूँ। इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। हमने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए एक छोटा सा डिवाइस फास्ट इस्लामाबाद के बच्चों ने डिजाइन किया कि गीजर के अंदर अगर हम लगा दें तो गीजर की 80% वो जो एनर्जी है उसको सेव कर लेता है। अब एनर्जी के मसले में हम इंजीनियर जब सोचते हैं तो पाकिस्तान में जो इसका बुरा हाल है, प्रोड्यूस करना इटसेल्फ एक चैलेंज है, उसको इस्तेमाल करना या ट्रांसमिट करना वो एक चैलेंज है, हमारी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज उसका इस्तेमाल है। हमारे यहाँ 84% एनर्जी इंक्लूडिंग बिजली, इंक्लूडिंग ऑयल, इंक्लूडिंग गैस और जितने मीडिया हो सकते हैं हमारे, वो जाया होते हैं। हर एनर्जी का जो मसरफ है या उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसके अंदर लीकेज बहुत ज्यादा है। उसके अंदर हम उसका पूरा उसकी कंबस्शन या पूरी बर्निंग हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी होती है और हमारी एनर्जी जाया भी होती है। तो 16% एनर्जी हम पाकिस्तान में एग्जैक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक और इंजीनियरिंग के जो उसूल हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें गीजर एक 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 आइटम है। तो पूरे पाकिस्तान के गीजर्स को अगर हम रेगुलेट कर लेते हैं, जो कि पिछले 5 साल से चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के बिल के पीछे अगर हम देखें तो वो डिवाइस जो है वो पहले 2000 का था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 2500-3000 रुपए का उसकी कॉस्ट है टोटल। उसकी भी वो 200-200 रुपए की इंस्टॉलमेंट कर देते हैं और उसके अंदर फिर उसको मैनेज कर लेते हैं बिल को। ये इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं जिसको हम हल कर रहे हैं। अभी रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है, मैं इस वक्त मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर कुछ एक्टिविटीज हम उसके ऊपर जनरेट कर रहे हैं कि उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो एवेल्युएशन है, उसकी जो चैलेंजेस हैं, उसके मतलब टोटलिटी में एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए फिलहाल हम काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। कल रात को भी हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी हम करने जा रहे हैं। और मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान रेलवे ने अपना एक ट्रैक बिछा के वहां तक उन्होंने लोकोमोटिव को लाने की और एक्सपेरिमेंट्स करने की उन्होंने हमें वो ट्रैक बना के दे दिया और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के ये चैलेंजेस हैं, एकेडेमिया के चैलेंजेस मैंने आपसे शेयर किए हैं। 45,000 इंजीनियर जो है वो जॉबलेस है। बट ऑन दी अदर हैंड, सिंस आई एम फ्रॉम इंडस्ट्री एज वेल, तो हमें अगर हम सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात कर लें और आईसीटी के अंदर हमें इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें, हमारे इस्लामाबाद के सॉफ्टवेयर हाउसेस को हर साल 2000 प्रोग्रामर चाहिए, लेकिन वो प्रोग्रामर जो बिजनेस एनालिसिस को समझते हो, जो बिजनेस के मॉड्यूल्स को समझते हो, बिजनेस की टेक्नोलॉजी को समझते हो। और आगे जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है
डेवलपमेंट की, जिसमें अमेजोन भी है, जिसमें और बहुत सारे हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन है, कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन है। करीम और उबर से लेके आपको खुशी होगी सुन के कि करीम का कुछ सॉफ्टवेयर लिखने में जो टीम शामिल थी वो हमारी फास्ट इस्लामाबाद की टीम भी थी जिन्होंने उसका सॉफ्टवेयर लिखा। क्रेनिक्स में ये पहली टीम थी जो हमने इंक्यूबेट की थी पाकिस्तान में। तो इस तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज बड़ा जरूरी है। जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं, अब इंडस्ट्री में सोसाइटी भी आती है, सोसाइटी गवर्नमेंट भी आती है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी नादरा एक इदारा है, उसके साथ अभी एहसास प्रोग्राम चल रहा है जिसमें लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी घर बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं आपस में। जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम में घर बन रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर स्कीम में जो लोगों को जॉब्स देनी है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सिर्फ ले लेते हैं, जो कि हमारे सिविल, आर्किटेक्ट, डिजाइन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी इंडस्ट्रियां उसके अंदर आ जाती हैं। फ्रिज और एयर कंडीशनिंग जो है, HVAC, वो उसके अंदर आ जाता है। ये सारी इंडस्ट्रियां 40 और इंडस्ट्रियों को चलाती हैं अपने साथ। और टोटलिटी में अगर हम देखें तो 72 इंडस्ट्री जो है वो हमारी रोटेट होती है या चलती है या आपने उस पर ऑटो पायलट पे आ जाती है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इस वक्त ICT का जो इम्पैक्ट है वो ऑटो कैड और डिजाइन में इतना जबरदस्त हो गया है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में और स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन में, कि आपने पूरा घर डिजाइन कर लिया उसके साइज के मुताबिक, उसकी स्टोरीज के मुताबिक और उसकी ऑक्यूपेंसी के मुताबिक। सॉफ्टवेयर आपको बता देता है इतने दरवाजे आप लगाएंगे तो ये कॉस्ट आएगी, आप कहते हैं एक दरवाजा और इसमें बढ़ा दो, तो वो उसकी कॉस्ट चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिकल केबलिंग से लेके और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की फिक्सेशन तक जो सारे चैलेंजेस हैं। फिर एनर्जी की मेंटेनेंस उसने कैसे करनी है, ये एनर्जी, सोलर एनर्जी उसने इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए उसकी जो पूरी वॉल्स हैं बाहर की वो इंसुलेटेड हैं कि नहीं है, वगैरह वगैरह, एक लंबी साइंस है। तो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज में हम इस तरह का 10 दिन का प्रोग्राम कर सकते हैं कि जिसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें एविएशन से लेके, सिविल एविएशन से लेके, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री से लेके, PSC कामरा से लेके, HIT हैवी इंडस्ट्री टेक्सला से लेके, आप छोटे लेवल पे जो हमारी लेथ मशीनों तक लोग काम कर रहे हैं, गुजरांवाला में, गुजरात में, वजीराबाद में और सियालकोट में, ट्मेंडस अपॉर्चुनिटी। टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें, उसकी ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन इतनी फास्ट स्पीड पे हो रही है इस वक्त कि पाकिस्तान में जो कपड़ा बन रहा है, हम एक तरफ टेक्सटाइल के बहरान की बात करते हैं, लेकिन मैं उसका पॉजिटिव पहलू देखता हूँ कि पाकिस्तान में जितने ये खवातीन के जो 30-40 के करीब ब्रांड इस वक्त पॉपुलर हैं, ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुके हैं अभी, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और हमारे इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं और हमारे पाकिस्तानी जहाँ रह रहे हैं, कि खाड़ी और इस तरह के जितने और ब्रांड हैं, ये सारे ब्रांड जो हैं ये उसी टेक्सटाइल मिल से बन रहे हैं। टेक्सटाइल मिलों को ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, डिजाइन के वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, मॉडर्नाइजेशन को समझना है, एनर्जी कैसे सेव करनी है टेक्सटाइल मिल के अंदर, उसके ऊपर काम करना है, उस मशीनों के अंदर ऑटोमेशन कैसे लेके आनी है, मशीनों को IP बेस्ड मशीनें कैसे करना है। ये सारी चीजें जो है ये हमारे इंजीनियर के लिए एक ट्मेंडस अपॉर्चुनिटी है। आप पानी के ऊपर आ जाएं तो पानी को कैसे सेव करना है, कैसे सिक्योर करना है, कैसे ऑटोमेट करना है, घर की पानी की नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उससे लेके ओवरहेड टैंक तक, ये सारा भी इंजीनियरिंग का कमाल है। और इसके ऊपर हमारी एक टीम IEEE कराची की जिसके ऊपर काम कर रही है, जिसमें उन्होंने ये मॉड्यूल बना लिए हैं, 3 शहरों में उनके ऑफिस बन गए हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, अब वो इस पूरे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर को ले लें तो उसके अंदर हॉस्पिटल्स की ऑटोमेशन है, OT ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने इस बात के दौरान आपने बात की गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद में जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं टेक्सटाइल के, इसके बारे में मैं इसके साथ स्पोर्ट्स को भी लेके आना चाहता हूँ। सियालकोट में हमारे पास बेहतरीन सेटअप मौजूद था जो कि हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था। सर क्या हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश में छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने बड़ा फ्लरिश किया, इसके साथ चाइना में ऐसा, पाकिस्तान में अब ये चीज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा सियालकोट जो था, जो पूरी दुनिया को स्पोर्ट्स का जो सामान प्रोवाइड करता था, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खत्म होती जा रही है। इसकी क्या रीजन है कि हमारे नेबर्स में लोग ऊपर जा रहे हैं, छोटे बिजनेसेस में, छोटे स्टार्टअप्स में, हम लोग उसमें थोड़ा पीछे रह रहे हैं? ये बहुत ही जबरदस्त सवाल किया आपने। मैं मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एक दफा गया तो वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया। इस सवाल के बहुत सारे पहलू हैं, हमें उसको डिटेल में डिस्कस करना होगा।
एक तो ये है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, एसएमई कहते हैं हम उसको, ये किसी भी मुल्क की 65% के लगभग की इंडस्ट्री साइज होती है, 65% से ज्यादा। बाकी जो है उसमें कॉर्पोरेशन आ जाती हैं और फिर कुछ बिल्कुल ही छोटा जो परचून का एलिमेंट होता है वो आ जाता है। इतना बड़ा सेगमेंट जो है ये इग्नोर्ड है पाकिस्तान में, ऑल्दो कि काम उसके ऊपर बड़ा हो रहा है, मीडिया के बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उसमें ये है कि जैसे ही एक जनरेशन खत्म होती है तो नई जनरेशन में इवन सगे 3 भाई जो हैं वो उस बिजनेस के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आता है, इसको हम मैनेज नहीं कर पाते। बजाय इसके कि हम तीनों को जोड़ के और उसको बिजनेस को बड़ा करते हैं और उनके लिए 3 अलग छोटी छोटी फैक्ट्रियां बना के 3 अलग सेगमेंट में उनको डिवाइड करें, या उनको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस, इंडिपेंडेंट यूनिट कह लें आप, वो बना के दे दें, हम उसी में लड़ना शुरू कर देते हैं और उसमें बंदरबांट होती है और एंड पे जाके वो तीनों की वजह से वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे एसएमई सेक्टर ने, ये 3-4 शहरों का जो हमने जिक्र किया खास तौर पे, इसमें हमने इस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज नहीं किया। इसके जो प्रोसेस हैं उनको हमने ऑटोमेट नहीं किया, मैकेनाइज नहीं किया। बहुत सारी चीजें अब मशीनों से बनती हैं। जैसे नट बोल्ट हैं, ये बनाने की अगर एक फैक्ट्री है, इस वक्त सिंपल एक आम लेथ मशीन को 70,000 रुपए खर्च करके हमने नस्ट में इसका एक्सपेरिमेंट, कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें हम उनको 70,000 रुपए में सीएनसी मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने 10 लाख अगर नट बोल्ट बनाने हैं या कोई एक गैजेट बनाना है, एक पार्ट बनाना है, तो सबके सब सिमिलर बनेंगे। आपको किसी को तोलने की, नापने की या किसी को गेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रिसीजन के साथ काम करेगा। ये उन्होंने अभी तक अपने आप को नहीं किया, जिन इंडस्ट्रीज ने ये किया। तीसरे नंबर पे ये है कि जैसे हमारी फैन इंडस्ट्री है, फैन इंडस्ट्री और साइकिल इंडस्ट्री खास तौर पे, दो का मैं जिक्र जरूर करूंगा। हमने इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था या धात इस्तेमाल हो रही थी, जो मेटलर्जी की चीजें इस्तेमाल हो रही थी, हमने उसको मॉडर्नाइज नहीं किया। हमने उसको जो नई तकाजे हैं, आप देखिए हमारा पंखा जो है वो मिनिमम 140 वाट पे चलता है, जबकि चाइना से जो पंखे आ रहे हैं वो 15, 20, 25, मैक्सिमम 50 वाट पे चलते हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान के पंखों को चेंज कर लें तो हमारा जो बिजली का इतना बड़ा नेटवर्क चाहिए 17,000 मेगावाट से, हमारी 17,000 मेगावाट बहुत सफिशिएंट बिजली है। हमारा इस्तेमाल बहुत खराब है। जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 84% हमारी एनर्जी जाया होती है, उसमें पंखे एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पुरानी ट्यूबलाइट चल रही हैं, बहुत सारी जगहों पे हमारे टंजरम के बल्ब अभी तक जल रहे हैं। सरकार में पुराने एसी अभी तक लगे हुए हैं विंडो टाइप के, जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं। हमारी इस एसएमई सेक्टर ने उसको मॉडर्नाइज नहीं किया। हमारी अगर वॉशिंग मशीनें बन रही हैं तो वो टिपिकल एक मोटर लग गई, एक उसके साथ फ्लैशर लग गया और लोहा लगा दिया और जनाब आपने उसको फैन बेल्ट लगाई और घुमाना शुरू कर दिया। दुनिया में जो अब चीजें बन रही हैं वो एनर्जी एफिशिएंट बन रही हैं। आप देखें, जो हमारे पास फोटोकॉपियर आ रहा है, जो हमारे पास प्रिंटर आ रहा है, वो यूरोप से आ रहा है, इसलिए कि उन्होंने अपनी उसको एनर्जी, स्मार्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। उन्होंने ये चीजें डिस्कार्ड कर दी है। हमारे पास गाड़ियां आ रही हैं तो वो आ रही हैं जो ज्यादा फ्यूल खाती हैं। उन्होंने फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं, हाइब्रिड शुरू कर दी हैं और इलेक्ट्रिक शुरू कर दी हैं। 2035 तक कहीं पे भी आपको पेट्रोल की गाड़ी नहीं मिलेगी दुनिया में। तो हमें इस कॉन्सेप्ट के साथ इनको ट्रेन करना है। और मजे की बात यह है कि ये अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑटोमेशन में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मशीनें आपकी जो हैं, अच्छा ये वो काम है जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज में हमारी यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ, जो कि बहुत काबिल हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स बाहर से पढ़ के आए हैं, कोई कोरिया से आया है, कोई चाइना से आया है, कोई जर्मनी से आया है, कोई यूके से, यूएसए से आया है, स्वीडन से, नॉर्वे, डेनमार्क। वो जो वापस आते हैं तो वहां के पूरे कल्चर को और वहां की पूरी नॉलेज को लेके आते हैं, लेकिन सपोर्टिव इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं मिलता। एचईसी के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फंडिंग के लिए उनको वो उसकी जो अप्रूवल लेनी है या उसको आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है उसके अंदर। तो ये वो एरिया है जिसके अंदर अगर हम अपने एसएमई सेक्टर को ले लें और उनकी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हम 10 यूनिवर्सिटियां इंजीनियरिंग की जो हैं उनको टास्क दे दें कि जी आपने फैन इंडस्ट्री के ऊपर काम करना है, आपने स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना है। अभी आपने जैसे सियालकोट का जिक्र किया, तो अब मैं ऑफन जाता रहता हूँ सियालकोट, और ये हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी ऑटोमेशन पे, मैकेनाइजेशन पे। इवन ट्रेनिंग से कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोगों को खुश कैसे रखना है। अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको आपने उसके खाने पीने की सहूलतें कैसे देनी है,
लोग उसको बर्डन समझते हैं, मैं समझता हूँ वो आपका टाइम बचाते हैं। मैंने एक इंडस्ट्री का 23% प्रोडक्शन बेहतर की है, 23%। सिर्फ उनको ये कहा है कि आप खाना और चाय जो है अपनी लेबर को विद इन दी फैक्ट्री देना शुरू कर दें, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है वो 23% है, और टोटल जो कॉस्ट उसके ऊपर आई है वो 3% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन है। ये वोल्टा बैटरी में हमने इस्लामाबाद में ये चीज करके दी है। तो ये वो चीजें हैं जो कि एकेडेमिया गाइड कर सकती है, हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। हमारी जो सेफ्टी के कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के, आपको अंदाजा नहीं है कि कितने डेथ होती है हमारी, कितने लोग जख्मी होते हैं, कितनी फैक्ट्रियों में आग लगती है। अगर हम सिर्फ फायर का एक डाटा शेयर करें आपके साथ, एक दिन छोड़ के एक दिन पाकिस्तान में किसी एक बड़ी फैक्ट्री में, किसी एक बड़े प्लाजे में और किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगती है, एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी 150 से 200 इवेंट्स हमारे एक साल में इतने बड़े फायर के हैं। तो क्या हमारी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि किसी एसएमई सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन को फायर प्रूफ करना या उससे मिनिमल बचत के ऊपर काम करना, उसके ऊपर हम देखें कि हम उनको, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उससे इंडस्ट्री का लॉस होता है, रॉ मटेरियल का लॉस होता है, जानों का नुकसान होता है, हरासमेंट होती है, मीडिया में आता है, पूरी दुनिया में आता है कि ये लोग कितने सेफ हैं। जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर सियालकोट की जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री थी उसके ऊपर बड़े एम्बार्गो लगे हैं, फिर हमने उसको बेहतर किया है, फिर हमने उसके ऊपर सेमिनार कराए हैं, आईएलओ ने सेमिनार कराए हैं, वर्कशॉप्स कराई हैं, लोगों को बताया कि आप इनको वैसे अगर हेल्प कर दें फाइनेंशियल एड देके वो ज्यादा बेहतर है, इनकी निस्बत आप जो यूथ है उसको लेके आए, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनसे आप ये चीजें बनवाएं तो आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। बच्चों को हुनरमंद बनाएं, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को ऑर्गेनाइज करें इस सिलसिले में। तो ये चीजें मिसिंग हैं अभी इस वक्त, तो इसके ऊपर हम काम कर अच्छा सकते सर, हैं। आपने जी सर आपने बात की ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक मैं बड़ा मेरा छोटा सा सेटअप है, उसमें मुझे रिसर्च करवाने के लिए मुझे अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस पर मुझे जो रिटर्न आता है वो कोई खास नहीं है। तो क्या ख्याल है आपका कि इसको इंसेंटिवाइज नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए कि छोटा जो बिजनेसमैन है उसको थोड़ी प्रोटेक्शन मिले, सेफ्टी मिले, ताकि वो बिजनेस में कुछ इनोवेशन लाने की भी कोशिश करे? अच्छा, ये आप जो फरमा रहे हैं ना, प्रैक्टिकली इसके उलट हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास 8,500 स्कॉलरशिप थे 2019-2020 के फिस्कल ईयर में, पीएचडी स्कॉलरशिप, जिसपे हम लोगों को बाहर भेज सकते थे। हमारे हायर एजुकेशन कमीशन की नाअहली की वजह से हम सिर्फ 500 लोगों को भी बाहर नहीं भेज सके। दिस इज वन आंसर। सेकंड आंसर, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देनी होती हैं, एचईसी के पास बजट बच जाता है इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, आर&डी का बजट है हमारे पास, और यही यूनिवर्सिटियां इन्हीं फैक्ट्रियों के साथ जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, अगर उनके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती हैं, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो जो एक आपने एक फैनेटिक किस्म की एकेडमिक एक सर्कल में आप घूम रहे हैं कि जी अटेंडेंस लगा लो, अच्छा जी ये कर लो, अच्छा जी आप असाइनमेंट बना लो, अब ये कर लो, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। एक चीज है डिजाइन थिंकिंग। हमने पाकिस्तान में डिजाइन थिंकिंग को इंट्रोड्यूस कराया, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस शुरू की हैं। ये डिजाइन थिंकिंग अगर हम हर फैकल्टी मेंबर को सिखाते हैं कि आप सोचना सीखें, हमारे यहाँ तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है या पॉजिटिव थिंकिंग की बात होती है, अब उससे एक स्टेप आगे बात चलेगी है डिजाइन थिंकिंग के ऊपर। आप सोचते भी एक डिजाइन के तहत है कि हमने इस तरह सोचना है। तो हमारे पास फंड्स मौजूद हैं जो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इंडस्ट्री से एक पैसे का फंड लेने की जरूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आप इंडस्ट्री को इतना फायदा दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक इंडस्ट्री की बात की है कि 23% उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, सेफ्टी आप उनको बढ़ा के दे देते हैं, आप उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दे देते हैं, उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के दे देते हैं, वो आपको खुद ब खुद उसमें से पे करेंगे। लेकिन उसके लिए एक फैकल्टी मेंबर को सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि स्टूडेंट ने इंटर्नशिप करनी है, नो, इंडस्ट्री में फैकल्टी मेंबर ने भी अपना समर गुजारना है, जैसे दुनिया भर में होता है। यही हमारे प्रोफेसर वापस आके हमें बताते हैं कि जी मैं तो समर में वहां इंडस्ट्री के साथ, समर क्या बल्कि वो पूरे साल इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, इंडस्ट्री के किसी एक निश एरिया को वो एड्रेस करते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं और फिर उसको प्रोडक्टाइज करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आते हैं,
फिर उसको कमर्शलाइज करते हैं। ये जो हमारे यहाँ ऑरिक का ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, ये फर्जी ऑफिस बने हुए हैं माजरत के साथ। मैंने इसकी इंसेप्शन से लेके आज तक जितने विजिट किए हैं, 2 या 3 यूनिवर्सिटीज को अगर आप एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नाम का एक ऑरिक का डायरेक्टर बैठा हुआ है, जिस बेचारे को कुछ पता नहीं है कमर्शलाइज। अच्छा, होता क्या है कि रिसर्च अलग चीज है, कमर्शलाइजेशन और चीज है, इनोवेशन और चीज है। मैं इसकी बड़ी एक देसी जुबान में एग्जांपल में देता हूं कि एक मर्द है, एक औरत है, एक ट्रांसजेंडर है। आप इन तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, या एक ही शख्स से आप इन तीनों बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकते। हम ऑरिक के डायरेक्टर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनोवेशन को भी देख रहा हो। आई एम सॉरी, जो शख्स इनोवेटर होगा उसका कमर्शलाइजेशन से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसको सोचने की इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल अपनी सोचों को आजाद छोड़ के उसमें से चीजें निकाले जो कि निकलती हैं। जो इनोवेट करता है वो कमर्शलाइज नहीं कर सकता। इसी तरह रिसर्च करना टोटली एक डिफरेंट फिनोमिना है। इनोवेशन अलग चीज है, रिसर्च अलग चीज है। हमने इन तीनों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे बिठा के फिर एक ऐसे डायरेक्टर को वहां बिठा देते हैं, माजरत के साथ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरफेस है यूनिवर्सिटियों के साथ, 130 यूनिवर्सिटियों के साथ तो मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। वहां या उसको खुडे लाइन लगाने के लिए और एक डायरेक्टर लगा देते हैं, या जो सबसे नालायक डायरेक्टर होता है उसको वहां, माजरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको वहां लगा देते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता कि हमने इससे टारगेट क्या अचीव करने। ऑल्दो के एचईसी ने बड़े सख्त उसके लिए बेंचमार्क रखे हुए हैं, चीजें, वो सारी चीजें बना लेते हैं कागज पे, एंड पे कुछ भी नहीं होता। आपको जाने की जरूरत है, आपको दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, छोटी फैक्ट्रियों में बैठने की जरूरत है, उनके प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है, उनके टाइम मैनेजमेंट को, इवन पैकेजिंग को, इवन उनकी ब्रांडिंग को, इवन उनकी ऑनलाइन। अभी जो 1 साल गुजरा है कोविड का, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता कि हमने ऑनलाइन अपनी चीजें पाकिस्तान में कैसे बेचनी है, दूसरे मुल्कों में तो बात की बात है। तो ये इतने एरियाज हैं, कोई 117 एरियाज बनते हैं जिसके ऊपर हम इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के साथ हम उनके सोल्यूशंस को लाके इंडस्ट्री को फायदा दे सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को फायदा दे सकते हैं। ये जो हम बार बार बात करते हैं कि हमारे इंजीनियर्स को जॉब्स नहीं मिलती और 45,000 इंजीनियर हमारा फारिग बैठा है, उसका रीजन ये है कि उसके पास ना सोचने की सलाहियत है, उसको अपना सीवी लिखना नहीं आता, उसको अपना एक कवर लेटर बनाना नहीं आता, उसको अपनी प्रॉब्लम्स देखने नहीं आते। किसी इंडस्ट्री के सोल्यूशन तो बहुत बात की बात है कि प्रॉब्लम देखने के लिए भी आपके पास एक सेंस होती है कि आपने चीजों को देखना है। आप अपनी बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करना नहीं आता हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट के पैराए में रहते हुए। तो अगर सिर्फ हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पे आ जाएं तो मैं 10,000 इंजीनियर्स को 1 साल में पाकिस्तान में जॉब्स दिला सकता हूं, अगर वो HSE एक्सपर्ट बन जाते हैं, HSE इंजीनियर बन जाते हैं। पाकिस्तान में जरूरत है किसी भी बड़े एरिया में, कॉरपोरेशन में, SME सेक्टर में, आपको बेसिकली ROI निकाल के देनी है स्टेट को कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है, ये काम करेंगे तो आपको इतने फायदे होंगे। उस फायदे के साथ सेफ्टी भी है। सेफ्टी इटसेल्फ लोग समझते हैं कि शायद जान बच गई या मशीन बच गई। आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो भी एक बहुत बड़ी सेफ्टी है। आपके जो लोग, एम्प्लॉय की लाइवलीहुड है, खुश रहना लोगों का। आपको हैरत होगी सुन के, दुनिया में एक मुल्क ने मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बना दी है, उसका एक मिनिस्टर है जो लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए देखता है कि मैं इनके लिए क्या काम कर सकता हूँ। जैसे हम पार्क बनाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं, हम लोगों को तफरीह देते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान बनाते हैं। तो ये चीजें इस एंगल से देखने की हैं। मैं इसके ऊपर घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आपका टाइम थोड़ा है और आपने अपने कुछ सवाल करने होंगे तो मेरा ख्याल है आगे चलते हैं। सर, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस को जिस तरह आज हमने समझा है, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा मजा आ रहा है गुफ्तगू करने का, लेकिन हमने टॉपिक को अब थोड़ा सा स्विच करते हैं। हमने जॉब की बहुत बात कर ली,